बट सब सुना है वर्क परमिट पे स्वीडन आने वालों के लिए एक और खुशखबरी है, वो क्या है? अच्छा, उसमें ये है कि क्योंकि स्वीडन के अंदर जो थ्रेशोल्ड सैलरी थी वर्क परमिट की, अब वो कुछ 2-3 साल पहले थी वो 13,000 करोड़। स्वीडन के अंदर किसी को भी वर्क परमिट चाहिए तो उसे मिनिमम सैलरी जो है वो 13,000 करोड़ लाजमी होनी चाहिए थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से क्या हुआ, उन्होंने वो उठा उठा के 13,000 से सीधे पहले 26,500 लेके गए, फिर उसे 27,500 किया, फिर 28,500। अभी जो लास्ट करंट सैलरी है वो 29,680 करोड़ है। अगर आपने किसी भी जॉब के अंदर वीज़ा लेना है, चाहे आप क्लीनिंग की जॉब डाल रहे हो, वीज़ा डाल रहे हो, वर्क वीज़ा, या रेस्टोरेंट में डाल रहे हो, तो आपको 29,680 करोड़ चाहिए सैलरी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट हट के है लेकिन क्लियर कर दूँ, कुछ मुल्कों में ऐसा होता है कि जो आपकी जॉब्स होती है आपको वर्क वीज़ा उसी में लेना पड़ता है। लेकिन स्वीडन एक ऐसा मुल्क है, बेशक आपने मास्टर किया हुआ स्वीडन के अंदर आकर या किसी भी वीज़े पे आए हुए हो स्टूडेंट के तौर पर, या पाकिस्तान के अंदर हो, इंडिया के अंदर बैठे हुए हो, आप किसी भी जॉब पे वीज़ा डाल सकते हो। अब उसकी रिक्वायरमेंट में क्या है आपके पास, जैसे मैं बताया कि अभी जो रिक्वायरमेंट है वो 29,680 है। और उसके बाद जो आपको कंपनी वर्क वीज़ा देना चाह रही है, दे रही है, उसकी पसली अच्छी होनी चाहिए। पसली से मुराद वो कंपनी प्रॉफिट बना रही हो, उसके पास कलेक्टिव एग्रीमेंट लाजमी होना चाहिए, जो आपकी रेलिवेंट यूनियन है उसके साथ आपका उसका एग्रीमेंट भी ज़रूर मौजूद हो। ठीक है। अब क्या हुआ कि स्वीडन ने वो क्योंकि थ्रेशोल्ड की सैलरी बढ़ाई है, मसला कहाँ पे आ जाता है? मसला यहाँ पे आ जाता है, अगर आप रेस्टोरेंट में देखो ना, अगर उस एक बंदा फुल टाइम जो जॉब करता है और उसे फुल टाइम जॉब की सैलरी कितनी मिलती है? 24,000 करोड़, 25,000 करोड़। अब उसे 29,680 करोड़ तो रिक्वायरमेंट है माइग्रेशन की, लेकिन एक बंदा क्लीनिंग की जॉब कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसकी वो सैलरी उससे मीट नहीं करती, उसके बराबर नहीं आती वर्क वीजे की जो सैलरी है। अब इससे हो क्या रहा है? अब इसके अंदर ये हो रहा है कि शार्टेज पैदा हो रही है। ठीक है। अब एक रेस्टोरेंट वाला है, वो किसी को 29,680 करोड़ क्यों दे, जब उसे एक बंदा 25,000 फुल टाइम सैलरी है, उसे 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों दे? उसकी कोई लॉजिक नहीं है ना, वो बंदा क्यों दे? ठीक है। कोई भी अपने एक्सपेंस क्यों बढ़ाए? ठीक है। वो दो बंदे रख सकता है अपने, 24-24 हज़ार के पार्ट टाइम के दो बंदे रख ले, वो बेहतर काम करेंगे। एक ही बंदे को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना भी नुकसानदेह इसलिए होता है क्योंकि एक बंदे कोई आप डिपेंड कर जाते हो उसी बंदे पे। अगर आपने दो रखे हुए हैं उसकी जगह पे, क्योंकि सैलरी तो आपने पर आवर देनी है। ठीक है। अब वो दो पे डिवाइड करोगे, दोनों बचा के पार्ट टाइम भी आते हैं, वो फ्रेश आएंगे। अगर कोई एक बीमार है तो दूसरा आ जाएगा। यहाँ पे एक ही बंदे को बाउंड कर लेते हो, इतनी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे के, इतनी सैलरी दे के, और जो रिक्वायरमेंट भी नहीं है सैलरी। ठीक है। तो यहाँ पे अभी आके क्या होना शुरू हो गया? अभी आके शार्टेज शुरू होगी। ठीक है। अब कुछ फील्ड ऐसी हैं जिन, अब एक और मैं आपको बात चेंज कर रहा हूँ अपनी, उसमें ये है कि स्वीडन के अंदर जो आर्ट जॉब हैं, जो मुश्किल जॉब हैं, ये स्विच करना पसंद नहीं करते। अगर आप डिलीवरी की जॉब देखोगे ना, मोस्टली आपको इमिग्रेंट नजर आएंगे। टैक्सी में आपको 99% इमिग्रेंट नजर आएंगे, चलो 95 कह लो। इससे ज़्यादा मतलब कम इमिग्रेंट नहीं होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे। आप क्लीनिंग की जॉब पे चले जाओ, अब मूविंग के चले जाओ, आप इवन के हेल्थ केयर में चले जाओ, आपको ईरान वालों की, इराक वालों की, अरबियों की, फ़लस्तीनियों की, इनकी रेशियो आपको स्वीडिश से ज़्यादा मिलेगी। इवन कि जो डॉक्टर आप जाओगे ना अभी कभी स्वीडन के हॉस्पिटल में, आपको नॉन जो यूरोपियन डॉक्टर्स हैं, जर्मन के, फ्रांस के, इन मुल्कों के, वो आपको ज़्यादा नज़र आएंगे बनिस्बत स्वीडिश के। अब बेशक ये लोग कहते हैं जी हमें इमिग्रेंट नहीं चाहिए, ये नहीं, पर ये इमिग्रेंट के बगैर चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनके मोस्टली काम जो हैं, आप एरिक्सन को लेकर देख लो, कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन उसमें क्या है? मोस्टली इमिग्रेंट है, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, दूसरे मुल्कों के हैं। ठीक है। अब ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इस मुल्क में चल क्या रहा है और किस वजह से ये चेंजिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि इन्हें बहुत बड़ी शार्टेज महसूस हो रही है हेल्थ सेंटर के अंदर। ठीक है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने 152 कैटेगरी ऐसी निकाली हैं जिसमें ये कहते हैं कि थ्रेश की सैलरी को हम चेंज कर रहे हैं। अभी ये एक प्रपोजल है, ये फाइनल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें शार्टेज महसूस होना शुरू होगी और उन्हें लगता है अगर ये इसी तरह चलता रहा, अगर हमने सैलरी को, क्योंकि इस वक्त जो सैलरी है ना स्वीडन के अंदर जो रखी हुई है स्टैंडर्ड, वो रखी हुई है तकरीबन कोई में 37 है, कितनी है? 35 से 36 हज़ार 35 से 36 है। उसका 80% इन्होंने लिमिट रखी हुई है। ठीक है। और ये चाह रहे हैं इसे कि इसे ये 100% कर दें, जो सैलरी इन्होंने सेट की हुई है 100% कर दें। तो अगर ये सोचो अगर 34-35 पे अगर ये चले जाते हैं तो फिर तो ये नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा वर्क वीज़ा लेना। ठीक है। तो उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आगे जाके मैं इन डिपार्टमेंट के अंदर शार्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब होता क्या, स्वीडन के अंदर जो हेल्थ के लोग हैं वो नर्सें वगैरह का ये सिस्टम नहीं होता कि उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर ही काम करना होता है। अब जितने भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं या कोई बच्चे ऐसे हैं जो माजूर हैं,
अब ये जो लोग होते हैं, हेल्थ के लोग होते हैं, ये उनको घर में जाकर भी ट्रीट करते हैं, उन्हें मेडिसिन देना, उनके कपड़े चेंज करवाना, उनको साथ लेकर बाहर जाना, ठीक है, उन्हें हर किस्म की केयर, ये क्योंकि वेलफेयर स्टेट है, ये अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो इन्हें एक बड़ी तादाद चाहिए। अब कितने ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं इस मुल्क के अंदर रहते हैं, ठीक है, या बीमार लोग हैं, तो उनके घर के अंदर जाकर उन्होंने मेडिसिन देनी होती है, उनके कपड़े चेंज करवाने होते हैं, उनकी हेल्प करनी होती है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो हेल्थ के सेक्टर में काम करती है। जो सबसे ज़्यादा इन्हें जो नज़र आ रहा है कि इन्हें शार्टेज नज़र आ रही है, वो हेल्थ के अंदर आ रही है। तो इसलिए इन्होंने 152 कैटेगरी ऐसी बनाई है कि जिनके अंदर ये चाहते हैं कि हम थ्रेशोल्ड सैलरी को कम कर दें, ताकि लोगों को हम वर्क वीज़े दे सकें, ताकि लोग इस कैटेगरी के अंदर रह कर हमें अपनी सर्विस दें। और सिर्फ ये हेल्थ के अंदर ही नहीं है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल उसके अंदर आपको फार्मिंग के भी कुछ शोबे हैं और कुछ वैसे हैं जो क्लीनिंग ट्रांसपोर्ट, की जॉब्स में भी कुछ। क्लीनिंग की जॉब्स भी हैं, ठीक है। इतनी इतनी बड़ी कंपनी है जो फॉर एग्जांपल मैं नाम ले लेता हूँ, हेम्फ्रीड कंपनी है, जिसमें मोस्टली लोग उन्होंने वर्क वीज़ा दिया। अब कोई भी कंपनी है ना, वर्क वीज़ा को अपनी मर्जी से या आसानी से नहीं देती, वो अपनी मजबूरी से देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें परमानेंट वर्कर्स चाहिए, ऐसे वर्कर्स चाहिए जो जान मार के काम भी कर सकें, ठीक है। इसलिए वो वर्क परमिट देते हैं, ये कोई शौक से कोई भी नहीं देता, ठीक है। अब वो इतनी बड़ी तादाद में क्यों है, उन्होंने हेम्फ्रीड ने दिए हुए हैं, दूसरी क्लीनिंग कंपनियों ने दिए हुए हैं, क्योंकि वर्कर वैसे नहीं टिकता। वर्कर यहाँ पे 6 माह काम करेगा, उसे और ईजी जॉब मिलेगी, वहाँ पे भाग जाएगा। वर्क परमिट को पता होता है कि मुझे 5-4 साल निकालने हैं, फिर मुझे परमानेंट मिलनी है। इसलिए वो लगा रहता है उस कंपनी के अंदर काम करने के लिए, अपना टाइम अपनी पीआर के इंतजार में लगा रहता है। तो आपको एक तगड़ा वर्कर मिलता है, वर्क में बड़ा क्या नखरे दिखाएगा, उसे पता है अगर मेरी 1 मंथ की सैलरी भी मिस हुई तो मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी, मेरे केस के अंदर सैलरी कम हुई तब भी प्रॉब्लम है। इसलिए उससे उससे ज़्यादा टेंशन होती कंपनी से ज़्यादा कि मेरे आवर्स पूरे हों, मेरी सैलरीज पूरी हों, ताकि मेरी पीआर में कोई प्रॉब्लम ना बने। तो इसके लिए वो जान मार के काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। और कंपनी को हर कंपनी को ऐसे वर्कर चाहिए जो जान मारे, एक अच्छा काम करे। इसलिए कंपनियां सारी वर्क परमिट पे लोगों को रखती हैं, ताकि हमें एक अच्छे वर्कर मिल सकें। अगर वर्क परमिट ही आप बीच में से निकाल दोगे तो क्यों धक्के खाएगा हेम्फ्रीड के अंदर, ठीक है, क्यों लगा रहेगा 4-4 साल काम करने। चलो वो शुरू में को करेगा साल 6 माह, अगर किसी को समझ आता है, जैसे ही ऑप्शन मिलेगा वो स्विच कर जाएगा। तो इन सारी कंपनियां जो इतनी बड़ी कंपनियां, उनको अगर वो वर्कर्स वगैरह या लेबर मिली भी है, तो एक वर्क परमिट बहुत बड़ा इशू है, ये फ़ायदेमंद इशू है, ठीक है। स्वीडन की असल प्रॉब्लम वर्क परमिट नहीं है, स्वीडन की असल प्रॉब्लम वो साइलम सीकर हैं जो उस मुल्क में बहुत पहले से आ चुके हैं, और उनके बच्चे भी हैं, और वो मोस्टली है ही स्वीडिश नेशनल। तो ये स्वीडिश ने एक अलग सी मर्ज पकड़ा हुआ है, मर्ज कोई और है, पकड़ा इन्होंने और है। पता नहीं इनको क्यों इस सिंपल सी चीज़ इनकी समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि वर्क परमिट बड़ा डर डर के अपना वक्त गुजारता है, ठीक है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से एक और चेंजिंग आ रही है जो हम पहले बता चुके हैं कि अब होता क्या है कि जब आपने वीज़ा डाला हुआ है, जब आप वीज़ा स्विच करते हो, तो आपको फॉर एग्जांपल आपने डाल दिया क्लीनिंग की जॉब पे वीज़ा डाल दिया, आपको क्या मिलती है ड्राइविंग की जॉब, अभी आपको नया वीज़ा डालना पड़ेगा। करंट रूल ये है, लॉ ये है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से ये प्रपोजल 2026 से कि अगर आप चेंज करते हो तो आपको नया वीज़ा डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब भी आप नया वीज़ा डालते हो, एक तो माइग्रेशन पे भी बोझ पड़ता है, इतनी नई एप्लीकेशंस आती हैं, फिर उनका वेट करो, और इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर वो मैं बताना शुरू करूँ तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो एक वो आसानी भी आ रही वर्क परमिट वालों के लिए कि अगर कोई जॉब चेंज करना चाहता है तो अगले साल से, अभी से नहीं, कि वो जॉब चेंज कर सकता है। उसके अलावा इस वक्त उनकी जो नज़र में है वो 152 कैटेगरीज हैं जिनकी वो थ्रेशोल्ड सैलरी कम करने का सोच रहे हैं। अब 152 में से कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं, ये वो तभी पता चलेंगी जब वो एज ए लॉ बन के या वो सामने आएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी अपडेट होती है, अब बताने का मकसद ये होता है कि कोई भी नई चेंजिंग हो रही है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और जो आ रहे हैं वो भी ऑप्शन देखना चाहते हैं कि भाई ये कौन कौन से ऑप्शन है, हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा होता है कि आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके व्हाट्सअप, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।